जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुन के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। एमडीएस परिवार की ओर से आपका आज स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं आज हमारे साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस और सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, यानी टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइट्रिक एसिड हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, यानी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स यानी हम कह सकते हैं खट्टे फलों में, खट्टे फल हम कह सकते हैं लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड होता है। बात करें लैक्टिक एसिड की तो हम बात करते हैं बेटा कर्ड के अंदर, हमारे पास कर्ड यानी दही के अंदर हम बात करते हैं, दही के अंदर हमारा पाया जाता है लैक्टिक एसिड। जबकि HCl भी हमारे इस चैप्टर में आया था। HCl हमारे स्टमक में, यानी हमारे स्टमक में HCl एसिड पाया जाता है, जो कौन सी कोशिकाएं बनाती है। ये चैप्टर नंबर 6 में चले गए हम। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या काम करती है, अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर HCl सिक्रेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा ऑक्सैलिक एसिड था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हमने इसमें देखा था पीएच स्केल को, जब हमने इसमें पीएच स्केल को मेजर किया था, मेंशन किया था, तो हमने देखा था जो जिसकी पीएच 7 होती है वो हमारे पास कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है यानी हम कह सकते हैं उदासीन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम यहां की तरफ, जैसे जैसे हम एरो के इधर की तरफ चलते हैं, हमारे एसिड्स आते हैं, यानी जो 6 और 7 और 5 के आसपास होंगे वो हमारे कैसे होंगे, वो हमारे वीक एसिड होंगे। लेकिन जो 1 और 2 पे पाए जाते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हम बात करें प्रबल अम्ल होंगे। इसी तरह 8 और 9 वाले हमारे पास कौन से होंगे, वीक बेस होंगे, यानी हमारे पास दुर्बल क्षार होगी। जबकि हम बात करें जो 13 14 पे आएंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। यानी हम यहां कह सकते हैं कि हमारा आंसर 1 और 2 के आसपास आएगा। तो HCl की जो हमारे पास पीएच आ रही है वो 1 आ रही है, बाकी सबकी पीएच 5, 2.2 और 6 आ रही है। तो हमसे पूछा गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हो जाएगा HCl अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए, स्ट्रॉन्ग आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड में हम कह सकते हैं कि H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसी तरीके से HCl हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को काउंट कर सकते हैं, जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है Na2CO3.10H2O को क्या कहा जाता है। यानी हमारे पास ये फॉर्मूला जो दिया गया है Na2CO3.10H2O, तो इसे कहा जाता है हमारे पास धावन सोडा, यानी वॉशिंग सोडा। इसे हम कहते हैं धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। बात करते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। इस एक स्लाइड को हम ऐसी लाए हैं जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम चलते हैं बेकिंग सोडा को समझते हैं। बेकिंग सोडा में हम जानते हैं कि हम NaHCO3 को बोलते हैं, यानी आपसे केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नाम भी पूछा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सीधा सरल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जबकि यहां पर इसे क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। हम बात करते हैं हमारे पास, हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका नाम सीधा सा है कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड। आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले हाफ ईयरली में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, अभी अभी हमने पीएच स्केल्स को देखा था। पीएच को हम जानते हैं पुसांस ऑफ हाइड्रोजन, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। हम बात करते हैं जब इसकी वैल्यू 7 से कम होती है, जब ये 7 वाला न्यूट्रल होता है और 7 से कम होता है, हम जानते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। तो 7 से ज्यादा वाले मोर देन 7 आर कॉल्ड बेसिस। तो इधर की तरफ हमारे पास सारे कौन से आएंगे? बेस आएंगे। तो और न्यूट्रल 7 पे आएगा, जिसे हम डिस्टिल वाटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, ताकि आपके 10th में 100 में से 100 मार्क्स इस बार आए। बात करते हैं लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? अभी अभी हमने देखा दही के अंदर जो हमारा कर्ड होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं जबकि ऑरेंज, ऑरेंज में हमारे क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल हमारा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। जब हमने देखा था कई बार एसिड रेन हो जाती है, जब रेन के साथ कुछ एसिड मिक्सअप हो जाता है और वो सॉइल की क्वालिटी को डैमेज कर देता है, यानी मिट्टी के गुणवत्ता को कम कर देता है, तो किसान अपने क्या डालता है? किसान उसके अंदर यूज करता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का ट्राइज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुझावा चूना। लेकिन जब जिप्सम से आपके बारे में पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर कम से कम आपको 6 फॉर्मूले तो याद रखने हैं, जिन्हें हम जिप्सम, पीओपी, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा और इसी तरह बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। जिप्सम हम बात कर सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, और इसी के साथ 2H2O हमारा जिप्सम होता है। बात करें कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह बेकिंग सोडा, यानी हम कह सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी आपके पास एक वाटर था, वाटर सैंपल था, आपने उसके अंदर HCl फिलअप किया है, यानी आपके पास वाटर अमाउंट था, इसके अंदर आपने जब HCl फिलअप किया है, आप देखते हो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी ये टूट जाता है। ये H प्लस आयन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कन्वर्ट होकर H हमारे पास क्या बना लेता है? हमारे पास इसी तरीके से H3O बना लेता है, इसी तरीके से Cl माइनस बना लेता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ट्राई ये है बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, ताकि 100 आउट ऑफ 100 इस बार हम साइंस में लेकर आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। यानी जब आपने देखा होगा कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा होता है, उसके पीछे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। जैसे हमने एक बात करी थी, हमने बात करी थी Na2CO3, और इसके साथ हम बात करते हैं कितने? 10H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जो पीछे हम 10H2O लगाते हैं ये क्या होता है? तो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टलाइन वाटर, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। यानी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हमने इस सेशन में नहीं छोड़ा है, जितने इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने ये स्लाइड्स देख ली, सारे तरह के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है? अब हमने देखा था कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, से ब्लू विट्रल भी हम कहते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारे पास NaHCO3 होता है। नेक्स्ट हमारे पास वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O हमारे पास होता है, ये 10H2O है। नेक्स्ट हमारे पास जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन कहना चाह रहा है किसमें क्रिस्टलाइन वाटर नहीं है। राइट आंसर देखिए, आप फॉर्मूला को देखकर बता सकते हैं, बेकिंग सोडा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, यानी एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। हम जानते हैं जो बेस की डेफिनेशन होती है, बेस की डेफिनेशन कहती है, यानी क्षार की परिभाषा कहती है कि रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें क्या मिलाया जाए कि ये रिवर्स चेंज हो जाए, यानी इसके चेंज को आपने सॉल्यूशन में क्या मिलाना है कि अब की बार लिटमस क्या हो, ब्लू से रेड हो जाए। तो ब्लू से रेड लिटमस तभी होगा जब आप इसमें किसी एसिड को मिला दोगे, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन कहती है कि एसिड की डेफिनेशन कहती है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, गुरुन 4.0 का एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चों के 100 में से 100 आए और विज्ञान, गणित, सामाजिक सभी विषयों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क इन सर्वाइवल इन द एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर सारे जितने एंजाइम्स होते हैं वो एक फिक्स पीएच पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4, यानी जितने भी हमारे एंजाइम्स होंगे अगर उनकी पीएच ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी हमारा शरीर वायुमंडल में जीवित रहने के लिए किस पीएच की रेंज पर काम करता है, राइट आंसर 7 to 7.8 की तरफ काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है। जब हम जानते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो होता है वो हमारे पास पीओपी का फॉर्मूला होता है, और इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, यानी आपने यहां कौन सी रिएक्शन करवाई है, हम जानते हैं, हमने सब पढ़ रखा है जी, हमारा रिवीजन है। हम जानते हैं एसिड को जब बेस में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो एक सॉल्ट को बनाएगा, क्या बनाएगा, और उसी समय जो टेम्परेचर होगा, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, यानी उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा फर्स्ट और फोर्थ होगा। चलिए एक रिएक्शन कर लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक HCl लिया है, इसकी रिएक्शन, HCl मेरे पास एक एसिड है, इसकी रिएक्शन में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बेस है, इससे जब मैं करवाता हूं तो हमें ध्यान है कि NaCl बन जाएगा और NaCl एक हमारे पास सॉल्ट है। इसी तरीके से ये H और ये OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को बना देंगे और यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा राइट आंसर विलियन का तापमान बढ़ेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो एसिडिक नेचर का है। तो देखिए सॉल्ट का कैसे पता लगाते हैं कि वो एसिड है या बेस, तो ध्यान रखिएगा अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है प्लस इसी तरीके से वो वीक बेस से बना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिडिक होगा। हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वीक बेस की जब हम बात कर सकते हैं तो हमारे पास जो जिनकी pH 7, 8 और 9 के आसपास होती है, तो वो जैसे क्या बनाते हैं बेटा, NH4OH। अब ये देख लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है, वीक बेस है, यानी हम कह सकते हैं कि कमजोर क्षार है। तो ये ध्यान रखिए
इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है जरा इसको देख लीजिए, NH4Cl। तो NH4Cl को जब हम देखते हैं तो ये बना है NH4OH से बना है, इसी तरीके से ये किससे बना है, HCl से बना है। तो यहां पर आगे जाकर देखिए पेन देखते हैं हम इसको, ये हमारा NH4 और Cl का फॉर्मेशन हुआ है और OH और H मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। यानी यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ मिलता है, यानी प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से मिलता है तो क्या बनाता है, हमारा अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है बेटा, अम्लीय लवण बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल, जब कोई क्षार किसी मेटल से रिएक्ट करती है, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, यानी वो क्या बनाती है, लवण बनाती है। एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, बाय व्हिच मेथड कैन प्रेजेंस द हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट। ये हमारे एक्सपेरिमेंट भी है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जो पॉप पॉप साउंड का एक्सपेरिमेंट है, जो पॉप साउंड का एक्सपेरिमेंट है वो इससे रिलेटेड है। यानी इसके अंदर क्या किया गया है, हम जानते हैं कि जब हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी और टेस्ट ट्यूब को जब हमने स्टैंड पे लगाया था और यहाँ पे हमने एक मेटल ली थी, यानी हमने धातु ली थी मेटल, और इस मेटल के साथ हमने इसमें या तो एसिड मिलाया या बेस मिलाया, तो यहाँ से इस गैस रिलीज होती है और उस गैस को जब हम सोप सॉल्यूशन में करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बबल्स निकलते, गुब्बारे निकलते हैं। जब हम इसके पास एक कैंडल लाते हैं, बर्निंग कैंडल, तो वो बर्निंग कैंडल के कारण क्या होता है, पॉप साउंड जनरेट होता है। तो ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय द बर्निंग कैंडल। हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्या करते हैं, वहां पॉप पॉप साउंड को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द जिप्सम हीटेड टू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम जानते हैं जिप्सम से पीओपी कैसे बनता है। अभी हमने देखा था कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जब हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री तापमान पर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर हमारा 100 डिग्री था, जिसे केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो 273 में आपको 100 ऐड करना होगा। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से करवा रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास NaCl भी बनता है, CO2 भी बनती है, इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये NaCl बनाने की हमारे पास प्रोसेस होती है। NaCl यानी साधारण नमक, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, उसको बनाने की यही प्रोसेस होती है। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे एमसीक्यूज के अलावा साथ साथ हमारे सिंगल 1 नंबर की जो डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है। एन डैश इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर, जिसका स्वाद कैसा है, जिसका स्वाद हमारे पास खट्टा होता है। और हम जानते हैं हमारे एसिड क्या होते हैं, हमारे एसिड खट्टे होते हैं स्वाद में, सौर होते हैं स्वाद में। और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, यानी नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये क्षारों को निष्क्रिय कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज द बेस। ओके, यहां हमने 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, HCl और H2SO4, यानी ये क्या काम कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। गुरुन 4.0 आपके लिए सभी सब्जेक्ट की अच्छी क्लासेस लेकर आ रहा है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये क्लास आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश इफ एट एक्वस सॉल्यूशन टेस्ट बिटर, अगर उसका स्वाद कैसा है, कड़वा है। क्या कहना चाह रहा है, वो किसको किसमें, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना चाह रहा है। और न्यूट्रलाइज द एसिड, तो कौन होगा, सीधी सी बात है, राइट आंसर हमारा बेस होगा। तो ये बेस की डेफिनेशन भी है, यानी क्षार की परिभाषा भी है।
जो क्या काम करती है, हमारे पास लाल लिटमस को नीले में बदलती है और अम्ल को न्यूट्रलाइज करती है। ये हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग बेस के यानी प्रबल क्षारों के उदाहरण भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। कौन सा एक उदासीन सब्सटेंस है whose aqueous solution does not affect litmus, यानी जो लिटमस से अफेक्ट नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्ट्स कहते हैं, यानी हम उसे कहते हैं लवण। सीधी सी बात है, लवण एक क्या है, उदासीन पदार्थ है, और जो किससे बना है, अम्ल और क्षार की क्रिया से, एसिड और बेस की क्रिया से। तो यहाँ दो आपको सॉल्ट्स दिए गए, NaCl और Cl2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं CaOCl2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। चलिए, ये आपका आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एसिड बेस और सॉल्ट्स। एक भी क्वेश्चन इसमें बाहर नहीं जाएगा, हमने बड़ी मेहनत से स्लाइड बनाई। अब चलते हैं मैक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेने के लिए। चलते हैं मैक्स में संजना शर्मा मैम के पास, जो आगे हमें लीड करेगी और मैक्स में 100 में से 100 मार्क्स दिलाएगी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक्स चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। तो आप सभी का वेलकम है गुरून 4.0 रिलोडेड में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी चैप्टर। बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है अदर चैप्टर के कंपेयर में डबल है। इस चैप्टर से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 13 मार्क्स यानी कि यहाँ से आपके लॉन्ग के क्वेश्चन दो टाइप के आएंगे, एक 3 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का। एमसीक्यू आएंगे दो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अदर चैप्टर के कंपेयर में ये चैप्टर आपको बहुत नंबर दिलाएगा। और हमारी कोशिश है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिलवाना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आज इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, मोड के लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, मीडियन के लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर का वेटेज को देखते हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए हम 2 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर स्टैटिक्स, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर 59, 46 डैश डैश डैश, यानी कि बच्चों के मैथमेटिक्स में ये नंबर आते हैं, तो हमें इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्वेश्चन में बोल रखा है मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका, माध्यिका का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब हमें ऐसे ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं तब हम 2 टाइप के फॉर्मूले यूज करते हैं। एक फॉर्मूला यूज होता है ऑड के लिए, ऑड यानी कि विषम संख्या दे रखी हो, यानी कि जितनी संख्या दे रखी है वो क्या हो, विषम हो। तो विषम को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n + 1 अपॉन 2 th वाव पद। ओके बच्चों, एंड इवन निकालने के लिए हम करते हैं, इवन यानी कि सम संख्या दे रखी होंगी, तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2 th प्लस n/2 + 1 th। th का मतलब वापद। तो आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के बेस पे 100% आपसे क्या पूछेगा, मीडियन पूछेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितने नंबर दे रखे हैं और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि छात्र कितने हैं, 9 है। तो 9 छात्र हैं, यानी कि आपको जो संख्या दे रखी होती है सबसे पहले वो आपको क्रम में लगानी है। क्रम कौन सा बच्चों, छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि सारे नंबर्स को आप क्रम में लगाओगे। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम में जब इनको व्यवस्थित करोगे तो बच्चों आपको क्या दे रखा है, सबसे छोटी इसमें जो नंबर है वो आपका क्या है, 23। ये आ गया, आपने यूज कर लिया। फिर 23 के बाद में 23 से बड़ा नंबर है 27।
फिर 27 से बड़ा कौन सा नंबर है? 30। फिर 30 से बड़ा कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों? नहीं, 30 से पहले आपका आ जाएगा 29। ओके, फिर 29 के बाद में आएगा 30 के बाद में आपका आएगा 40 के बाद में आएगा 44 के बाद में आएगा आपका 46 के बाद में आएगा 52 एंड 52 के बाद में आएगा 59। देख लीजिए टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसने क्रम में लगा लिया। अब हमारे पास 9 नंबर है। 9 नंबर का मतलब विषम वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन बराबर n+1/2th। जब इसको सिंपल करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं मीडियन बराबर n की वैल्यू कितनी है? 9+1/2th, यानी कि ये हो जाएगा 9 + 1 9 + 1 10 10/2 फिफ्थ, यानी कि जो फिफ्थ नंबर पे जो नंबर आ रखा है वही आपका क्या है? मीडियन है। यानी कि ये फर्स्ट पर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी फिफ्थ पे आपका कौन सा नंबर है? 40। तो जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा? 40 इज द करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी साथ में प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस मिलाने हैं। इस क्वेश्चन का जो वेटेज है अदर चैप्टर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को साथ ही साथ क्या करनी है? प्रैक्टिस। इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड इट्स मीडियन मीन बाय 12, यानी कि जो मोड है, मोड जो है वो 12, देन मोड एक्सीड द मीडियन बाय, यानी कि मोड उससे कितना एक्सीड है ये पता करना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी श्रृंखला का मोड अपने माध्य से 12 अधिक है, यानी कि उसका जो मोड है वो माध्य से कितना अधिक है? 12 अधिक है, यानी कि मोड इक्वल्स टू आपको दे रखा है मीन +12, ये दे रखा है आपको। ओके बच्चों, मोड का मतलब होता है बहुलक एंड मीन का मतलब होता है माध्य। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड बाय 12 देन मोड एक्सीड बाय द मीडियन, यानी अब मोड और मीडियन को निकालना है। ओके, तो यहाँ पर माध्यिका से कितना अधिक होगा ये निकालना है। यहां से अगर मैं मीन की वैल्यू निकालूं तो मीन बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों मोड -12, यही होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये सूत्र है। हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे वाला सूत्र है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपर। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे, तो मोड को मोड रहने दीजिए, मीडियन को मीडियन, 3 मीडियन -2 को 2। अब इस मीन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मीन की जगह हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों मोड -12। ठीक है, जब इसको सिंपल करेंगे मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस ये हो जाएगा 2 मोड -24, ये हो जाएगा -24। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का मोड इधर गया तो मोड +2 मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -24। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3 मोड -3 मीडियन इक्वल्स टू -24।
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू माइनस के 24 और ये 3 से कट किया 8 टाइम। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीडियन कितना एक्सीड है, यानी कि माध्यिका मोड से कितनी अधिक है। तो मीडियन माइनस मोड बराबर आप लिख सकते हो इसको प्लस का 8। हमने क्या किया, इनका चिन्ह परिवर्तित कर दिया, यानी कि मोड को इधर लिख दिया, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस उधर जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द मीन ऑफ डाटा इज 27, यानी कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है मीन की। मीन ऑफ डाटा है 27 एंड मीडियन है आपका 33, तो मोड फाइंड करना है आपको, यानी कि हिंदी में डेटा का माध्य 27 है, माध्यिका कितनी है 33 है। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, मोड इक्वल्स टू होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको जिस जिस की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, तो हमें मीडियन और मोड मीन की वैल्यू दे रखी है, तो मोड बराबर ये हो जाएगा 3, मीडियन की वैल्यू क्या है बच्चों, मीडियन की वैल्यू दे रखी है आपको 33 माइनस 2 इंटू 27, ये वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 99 माइनस 2 7 जा 40, 2 2 जा 4 और ये हो गया 54, तो ये हो जाएगा 5 और 9 में से 5 गए 4, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आया, 45 निकल के आया, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो बढ़ते हैं, पर उससे पहले बच्चों याद रखना ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड एक एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि वो आपको मोड मीन मीडियन में रिलेशन देते हुए कोई भी दो वैल्यू देकर आपसे थर्ड वैल्यू पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई का माध्य 9 है, तो बच्चों माध्य क्या होता है, माध्य यानी कि आपका होता है मीन। तो मीन क्या होता है, मीन होता है टोटल ऑफ नंबर, यानी कि हिंदी में बोले तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि कितनी संख्या दे रखी है, यानी कि नंबर। तो अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमें दे रखा है टोटल नंबर ये दे रखे हैं आपको, तो हम लिखेंगे मीन कितना दे रखा है 9 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 9 प्लस 14, यही दे रखा है 6 7 x 8 5 14 अपॉन 6, क्योंकि आपके नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, आपके टोटल नंबर 6 हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 54 इक्वल्स टू, अब इसका टोटल कर लीजिए, जब टोटल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 8 और 6 ऐड करने पे 14, 14 और 14 28, 28 एंड 7 ऐड किए तो ये हुए आपके 35, तो 35 प्लस एक्स प्लस वाई, जब इसको 35 को इधर लेके गए तो 54 माइनस 35 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया 19 में से 14 में से 5 गए तो ये आपके बचे कितने 9 एंड 4 में से 3 गए 19 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि आपकी जो इक्वेशन निकल कर आई वो क्या निकल के आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि आरोही क्रम में लिखे गए डाटा, यानी कि ये डाटा आपको आरोही क्रम में दे रखा है, ठीक है, जिसकी माध्यिका आपको 16 दे रखी है, यानी कि उसकी माध्यिका यानी कि मीडियन क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। देन आपसे पूछा है तो x की वैल्यू क्या है। तो देखो बच्चों, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, यानी कि ये डाटा है आपका रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था अगर मीडियन फाइंड करना है तो ऑर्डर किसमें होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगा होना चाहिए, और जो कि इसने लगा के दिया है। तो हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। अब आपको ये देखना है कि ये जो टर्म दे रखे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 4 5 एंड 6, यानी कि ये जो टर्म है वो एक टर्म है, यानी कि आपको टोटल टर्म दे रखे हैं 6 इज अ इवन नंबर। तो जो मीडियन का फॉर्मूला यूज होगा, मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास 1/2 n/2th प्लस n/2 + 1 th। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जो मैंने लिखवाया था। हिंदी में जिसको लिखते हैं, हिंदी में आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, हिंदी में होगा 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, यही होगा। इस चीज को अब हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मीडियन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, मीडियन क्या है आपका 16 है, इक्वल्स टू 1/2 nth यानी कि कितने नंबर हैं, टोटल नंबर है हमारे पास यहाँ 6, कितने टर्म दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा 6/2th प्लस 6/2 + 1 th, यानी कि ये वाला टर्म। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 इज इक्वल टू 1/2, 16 यानी कि थर्ड टर्म प्लस 6/2 3 + 1 फोर्थ टर्म, यानी कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को इसका मल्टीप्लाई इधर किया, ये हो गया 32 इक्वल्स टू, थर्ड टर्म क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड टर्म है आपका x - 2, ये आपका थर्ड टर्म है, और फोर्थ टर्म है आपका x, ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू, ऐड किया तो 2x - 2, -2 को इधर लेके गए तो ये आपका हो जाएगा 32 + 2 इक्वल्स टू 2x, यानी कि -2 उधर गया तो प्लस के हो गए, तो 34 इक्वल्स टू 2x, 2 से इसको कट किया 17 टाइम, x की वैल्यू निकल कर आई 17, यानी कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, 17, यानी कि 17 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन द गिवन डाटा, एन आपको गिवन है और एल आपको गिवन है, सी एफ गिवन है, एच गिवन है, एफ गिवन है। बच्चों एन होता है नंबर, एल होता है उसका लोएस्ट टर्म, सी एफ होता है उसका संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी की, एच होती है आपकी डिस्टेंस, एंड एफ होती है आपकी फ्रीक्वेंसी देन द मीडियन। बच्चों मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है मीडियन यानी अंतराल जब दे रखा होता है तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको जो मीडियन गिवन है, मीडियन आपको निकालना है, L की आपको वैल्यू गिवन है 400 प्लस n/2 यानी कि n है आपका 44/2 माइनस CF आपको गिवन है 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है प्यारे बच्चों 20 इंटू H आपको दे रखा है 100। इसको जब सॉल्व किया तो 400 प्लस ये हो जाएगा 22 माइनस 8 अपॉन 20 इंटू 100, इस 0 से 0 कट, 2 से इसको कट किया 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 22 में से 8 गया, कितना बचा
22 में से 8 जाने पर बचते हैं 14 इंटू 5। 22 में से 8 लेस किया तो आपके कितने बचे? 14 बचे। 14 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 400 प्लस 14 5 जा क्या होता है? 5 4 जा होता है हमारा 20, 2 कैरी ये हो जाएगा 70। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आ जाएगा ये ऐड करने पर आ जाएगा 470। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? 470 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द फॉर्मूला, यानी कि ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा डीज डेविएशन फ्रॉम ए, यानी कि जो ए होता है वो आपका क्या होता है? ए होता है बच्चों आपका मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, यानी कि अंतराल का मध्य बिंदु। अंतराल का मध्य बिंदु हमारा होता है उसका डेविएशन। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास डी जो नंबर दे रखे हैं डी निकालते हैं तो डी के अंदर हम क्या करते हैं? डेविएशन निकालने के लिए एक्स के अंदर जो भी हमें अंतराल दे रखा होता है उसके बीच वाले नंबर को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। ए या स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो अज्यूम्ड मीन फॉर्मूले के अंदर जो ए होता है वो क्या होता है? तो आपका वो होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, यानी कि जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसके बीच का पॉइंट। अगर आपकी क्लासेस में टर्म सम दे रखे हैं यानी इवन दे रखे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बीच वाले किन्हीं दो में से आप किसी को भी ए मान सकते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन। मीडियन की लोअर लिमिट, मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन की तो आपकी लोअर लिमिट लेनी है और क्लासेस एंड मॉडल क्लासेस, यानी कि द सम ऑफ लोअर लिमिट मीडियन एंड मॉडल, यानी कि उन दोनों का आपको टोटल निकालना है। तो देखिए अब आप क्या करते हैं, हम माध्यिका और बहुलक वर्ग के निचली सीमाओं का टोटल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों मोड क्या होता है? मोड होता है हमारा बहुलक। मोड होता है बहुलक। बहुलक क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अधिकतम बारंबारता, यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता होगी वो हमारा क्या होगा? मोड होगा। तो हमारा यहाँ पे मोड इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में अधिकतम संख्या ये दे रखी है। ओके बच्चों, इस मोड, अगर ये हमारा मोड है तो मोड का अंतराल, निचला अंतराल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, यानी कि ये एक तो टर्म हमारा आ गया 15, यानी कि हम यहां लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मोड इक्वल्स टू आई 15। ओके, अब आपको बोला है मीडियन, तो आप मुझे बताइए बच्चों यहां पर टोटल टर्म क्या होंगे? टोटल यहाँ पे जो मीडियन है आपका 12 का लोएस्ट टर्म क्या दे रखा है? 10। तो 10, तो हम यहां लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अब इसको आपको टोटल करना है तो सम यानी कि योग करेंगे तो 15 प्लस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 25। ओके बच्चों, आपको मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होता है? फ्रीक्वेंसी चेक करो। फ्रीक्वेंसी के अंदर जो अधिकतम संख्या है, जो सबसे ज्यादा संख्या रिपीट हो रही है, उसका जो लोएस्ट टर्म हो जाएगा वो ये है, और इसका अगर हाईएस्ट लिमिट बोलता तो वो होती 20। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड एंड मीडियन आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। आवृत्ति वितरण के लिए माध्यिका और ये मोड ना बोलकर इसको बोलेंगे बहुलक।
तो संबंध द्वारा जुड़े हैं। ये फॉर्मूला अभी दोबारा रिपीट हुआ है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि वो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, मोड को बोलते हैं बहुलक, 3 को 3 माध्य का, माइनस 2 माध्य, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, साथ साथ आपको भी सॉल्व करने हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है, यानी कि 10 अभाज्य संख्या यानी कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर अपॉन 10। अब बच्चों 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मीन निकाल रहे हो, मीन में डिवाइड उस नंबर का होता है जितनी संख्या हम ले रहे हैं। इसने बोला है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मतलब है, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा, क्या होता है फर्स्ट प्राइम नंबर विल बी स्टार्टेड ऑन 2, तो ये होते हैं 2 प्लस 3, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 7 प्लस ऐसे करके लास्ट जो डिजिट होगी वो आपकी 29 अपॉन 10। जब इन सब नंबर का आप टोटल करोगे प्यारे बच्चों तो वो आएगा 129 अपॉन 10, और 10 का 129 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12.9, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का जो सम हो जाएगा वो होगा आपका 12.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। सी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना है आपको। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण पर विचार करें, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या करना है? विचार करना है, सोचना है। और आपको द मॉडल क्लास इज, यानी कि इसका बहुलक यानी कि आपको इसका मॉडल क्लास यानी मोड क्लास बतानी है, यानी कि आपको इसकी मोड क्या होगा वो बताना है। तो आपको मोड की जो क्लास है वो आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोड क्या होता है? मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपका रिपीट हो रहा है 30, तो 30 का अंतराल क्या है प्यारे बच्चों? 30 का अंतराल दे रखा है, यानी कि आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 30 से 40, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर, यानी कि ये आपको नंबर्स दे रखे हैं उनके, ये नंबर्स हैं। तो आपको पूछा है मीन, तो मीन क्या होता है? मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि 59 मीन यानी माध्य, 59 प्लस 46 प्लस 31 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 44 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 29 प्लस 29, इतने ही नंबर है आपके, ठीक है। अपॉन कितने नंबर है बच्चों? ये आपके नंबर दे रखे हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मार्क्स हैं। तो आपके ये आपके हो जाएंगे 9 मार्क्स। देन हम क्या करेंगे? इन सबका टोटल करेंगे, तो इन सबका जो टोटल होगा वो क्या होगा? 351 अपॉन 9। तो जब इसका सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो आपका टोटल आ जाएगा 351 अपॉन 9। जब इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 9 की टेबल में 351 में डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम 27, 35 में से 351 में डिवाइड कर रहे हैं 9 का,
ये होगा 3 टाइम 27, सब्ट्रैक्ट किया 15 में से 7 गए 8 और ये आपका आया 9 टाइम यानी कि 9, यानी कि आपका 39 क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करना है, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 17, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू दैट, देन मीन डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 7। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू, मीन यानी कि माध्य बराबर, माध्य आपको दे रखा है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू आपको, माध्य की वैल्यू दे रखी है आपको 7 और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू दे रखी है आपको 4p प्लस 63 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है 17 और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 17 इक्वल्स टू 4p प्लस 63। इसको जब मल्टीप्लाई किया 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और ये हो गया 119 इक्वल्स टू 4p माइनस प्लस 63। 63 को इधर सब्ट्रैक्ट किया 119 माइनस 63 इक्वल्स टू 4p। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 3 गए आपके बच्चे 6 एंड 11 में से आपके 6 गए पीछे बच्चे 5 इक्वल्स टू 4p। जब डिवाइड करेंगे p इक्वल्स टू 56 अपॉन 4, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 1 टाइम और ये 4 टाइम यानी p इक्वल्स टू आ जाएगा 14। स्कोप आपका आंसर हो जाएगा 14 इज योर करेक्ट आंसर। सी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ग्राफिक रूप से कम का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम एक्स अक्ष पर प्लॉट करते हैं। टू रिप्रेजेंट द लेस देन टाइप ग्राफिकल वी प्लॉट डैश ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स यानी कि ऊपर की सीमा को, ऊपरी सीमा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों दे रखा है द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज द, यानी कि मैंने आपको बोला मैक्सिमम यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जो नंबर बनता है वो क्या बनता है आपका, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से आपका नंबर बनता है वो बनता है मोड। मोड निकल कर आता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुलक आपका क्या है करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज की पीपीटी खत्म होती है। इसी चैप्टर को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो में कि ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हमने इस चैप्टर से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पुट होंगे वो हमने सॉल्व किया था। कल हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन क्वेश्चन से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी। अब इसके साथ में आज का वीडियो यही आपको अब लीड करेंगे यशपाल जी सर। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, अभी आपको यशपाल जी सर क्लास लेने आने वाले हैं। तो वेलकम जी यशपाल जी सर, थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया, गुरुन ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेलकम फॉर यू। कैसे हो आप सब? कैसी रही आपकी क्लासें? जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आपका बहुत मायने रखता है। आप लोगों ने स्टडी करी, आपने यहाँ पर डाउट क्लियर किया, जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, तो इसके लिए कमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने लेसन नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति। बेटा आपको पता है लेसन नंबर 3 आपके इस लेसन आया हुआ है पॉलिटिकल में, और इसके अंदर एक तो आएगा जेंडर, इक्वलिटी और अनइक्वलिटी,
एक तरफ रिलीजियन के बारे में बताएंगे और एक तरफ कास्ट के बारे में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के बारे में। तो लेसन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर अपना पॉलिटिकल का टोटल सीरीज आई हुई है। आप में से अगर किसी को भी ये क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए विद आंसर की, तो आप हमारे गुरून चैनल के माध्यम से, या आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे टेक्निकल ऑफिसर से आप ये पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं। वो हमारे गुरून चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक आया हुआ है उसके अंदर जाके आप कुल मिला के जाके वहां से अपनी पीडीएफ फाइल जो है वो ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। यस, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 31 नंबर क्वेश्चन। यस, क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर? ये रहा। A system that value men for and give them power over women is called, यानी कि वह प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर अधिकार देती है, कहलाती है। बेटा आपको पता है यहाँ पर अपन ने शुरुआत में ही फर्स्ट नंबर ऑप्शन जेंडर यानी लिंग के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी की मैंने आपको बात करी थी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर नजर आ गया होगा। ए ऑप्शन नारीवादी फेमिनिस्ट, बी ऑप्शन कम्युनिस्ट, सी ऑप्शन पार्टिकल सिस्टम, या डी ऑप्शन सोशलिस्ट। बेटा आपको पता है जब किसी पुरुष के हाथ में सत्ता होती है तो वो पिता से ही मिलती है। अगर परिवार के अंदर हम बात करें तो पिता के हाथ से ही सत्ता आती है, तो यहाँ पार्टिकल सिस्टम हो गया। जब माता के हाथ में थी इंडस सिविलाइजेशन में तो वह मार्टिकल सिस्टम रहा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा 32 क्वेश्चन नंबर। ग्रुप्स इन योर कंट्री हैव अर्जेंट द मोस्ट ऑफ द victims of communal rights in your country are people from religious minorities, यानी कि हमारे देश में समूहों ने तर्क दिया है कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों के अधिकांश पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोग हैं। बेटा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ फिल इन ब्लैंक आपके आया हुआ है, यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके सामने है, और आप चाहो तो 1 वर्ड 1 लाइन क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने है। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर यहाँ पर समूह ने तर्क दिया कि हमारे देश में सांप्रदायिक जो भी दंगे होते हैं उसका अधिकांश रीजन जो है वो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अधिक रूप में पीड़ित होता है। तो यहाँ पर पीड़ित शब्द अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आए हुए हैं। फर्स्ट कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित, बी रिलीजियस धार्मिक, सी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, और ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। तो बेटा यहाँ कास्ट सिस्टम अधिकांश रूप से ये जो सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन का है, अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो वह पीड़ित रहते हैं। ये तर्क दिया था ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। जो ह्यूमनिस्ट होते हैं, जो मानवाधिकार आयोग होता है, वह ये कहता है कि किसी भी देश के अंदर आप जाके देख लीजिए जहां पर जिनकी माइनॉरिटी होती है, तो माइनॉरिटी के साथ में हिंसा होती है, वॉयलेंस होता है, वह समाज में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करता है। और जहां मेजोरिटी जिसकी होती है वो लोग माइनॉरिटी के ऊपर अपना राइट जो है वो थोप देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वह डी ऑप्शन राइट जाता है 32 का। आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 33। यस, कमेंट कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। यस, क्वेश्चन है आपके नाइकर एडवोकेटेड एंड वर्कड द स्टेबलाइज ऑफ सोसाइटी इन विच, यानी कि नाइकर ने एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए वकालत की और काम किया जिसमें आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी। यस, शुरू करते हैं। ए कास्ट इक्वलिटीज एंड नॉट गिव इंपोर्टेंस, जातिगत समानता को महत्व नहीं दिया जाता। बी कास्ट इक्वलिटीज एंड एब्सेंट, यानी जातीय समानता और अनुपस्थित है। सी कास्ट इनइक्वलिटीज आर प्रेजेंट, यानी जातीय असमानता मौजूद है। कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट, यानी जातीय असमानता अनुपस्थित है। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में समझा दूं,
नाइकर नाम के एक महान सोशलिस्ट रहे हैं और उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की है, सोसाइटी को जो है स्टेबलाइज किया है और उन्होंने इसमें वकालत की और काम किया जिसमें ये बताया गया कि जातिगत असमानताएं अनुपस्थित होती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज जहां पर जातिगत असमानता जो है वो नहीं होती, जहां पर असमानता उपस्थित ही नहीं होती, अनुपस्थित ही होती है। तो यहाँ पर कास्ट इनइक्वलिटी आर एब्सेंट, डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यस, क्या है क्वेश्चन, शुरू करते हैं। Which one the following matters do not deal with the family law? निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित नहीं है? तो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ए बी सी डी, ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन फिर भी कई बच्चे इसमें रिपीट खा जाते हैं, कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं। तो परिवार से या पारिवारिक कानून की बात करी जा रही है तो देखो, विवाह पारिवारिक कानून से है, विरासत यानी कि जो अपन को विरासत में मिलती है, दादा से पिता के हाथ में, पिता से पुत्र के हाथ में और पुत्र से आगे चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। तो मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन यानी गोद लेना, ये भी एक परिवार का ही भाग है। लेकिन फाइनेंस ये एक तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ परिवार का कोई लेना देना नहीं है, परिवार नहीं भी होगा तो ये चलेगा। तो यहाँ पारिवारिक कानून से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जब भी अपन बोर्ड के अंदर जाते हैं तो बोर्ड के अंदर क्या होता है बेटा, लेसन एकदम इजी होते हैं, क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, आप सबके सामने सारे ऑप्शन नजर आएंगे। लेकिन होता क्या है, हम उस समय अपनी आईक्यू पावर पर, अपनी मेंटलिटी को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब अपन केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अपने आप पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो अपन क्वेश्चन को वही पढ़ेंगे जो अपने दिमाग के अंदर रिपीट हो रहा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोर्ड वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ जाके चेंज हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा आराम से पढ़े, स्लो स्पीड में पढ़े, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट जाता है। आप जल्दबाजी में इनमें से सीधा ही विवाह पढ़ते हो और आप सोचते हो चलो राइट हो गया, आगे चलते हैं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नीचे ऑप्शन फिर पढ़ लीजिए, यह क्वेश्चन आपका राइट है। यस, नेक्स्ट स्क्रीन बोर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर advocated and worked to stabilize a society in which, यानी ज्योतिबा फुले, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, ये जो जितने भी राजनीतिक समाज सुधारक हैं, अम्बेडकर साहब, पेरियार, रामास्वामी साहब, तो इन सब के द्वारा समाज में स्थापना के लिए वकालत की ओर क्या काम किया गया। स्क्रीन बोर्ड पर आपके ऑप्शन आता है ए, सोशल एविल एंड सपोर्टेड, यानी सामाजिक बुराइयों का समर्थन किया गया। सामाजिक बुराइयों का समर्थन थोड़ा ना करेंगे, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है वह गलत हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट, यानी जातीय असमानता अनुपस्थित है। चलो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजियन इज द प्रेफरेंस, धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर इन नेताओं ने कभी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। डी ऑप्शन, इक्वलिटी इज डिस्करेज्ड, यानी असमानता को हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब क्या, समानता को हतोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बी जो है वो राइट जाता है। अपन ने अभी शुरुआत में भी ये क्वेश्चन पढ़ा था। मुझे ऐसा लगता है बोर्ड के अंदर ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देंगे, वो आपके आईक्यू पावर को टेस्ट करेगी। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आपका जाता है, कास्ट इनइक्वलिटी आर एब्सेंट, यानी जातिगत असमानता अनुपस्थित है। यस, स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर ये रहा 36 क्वेश्चन। यस, क्या है क्वेश्चन, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था। बेटा इक्वल जो राइट है वो कब दिया गया था, कब पास हो गया था। आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन आपके ये रहा, तो आप यहाँ से
चूज कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं इस क्वेश्चन के आंसर को आपके कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, जितने तक आप कमेंट देते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर लेके आता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यस, द पॉलिटिकल लीडर्स वेर कंप्लीट द गियर ऑफ द टास्क एंड मोबिलाइजिंग एंड द सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट ड्यू टू। राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक समर्थन जुटाने और हासिल करने के लिए कार्य के लिए कमर कसने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन। कौन कौन सा क्वेश्चन आपका राइट जाता है देखते हैं इसका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। पिछले वाले के कमेंट जो है 96 और 98 पर ज्यादा जा रहा है। यस, आगे चलते रहिए जल्दी से। यस, ए ऑप्शन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आता है आपका बोथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, दोनों। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि इसको भी ले लिया गया और एक व्यक्ति एक वोट को भी ले लिया गया। आपके स्क्रीन बोर्ड पर जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन में सार्वभौमिक मताधिकार केवल एक लिया हुआ है, इसके बाद डी ऑप्शन में देखिए एक व्यक्ति एक वोट, तो ये भी इसमें ले लिया गया है। ये भी आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जा रही है, मतदाताओं द्वारा दबाव, तो ऐसी चीजें जो है वो कभी भी बोर्ड नहीं कहता है। तो यहाँ पर आपका पहला ए ऑप्शन राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पर 38। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ ए ऑप्शन है एक आधिकारिक धर्म है। यह एक आधिकारिक धर्म है। धर्म है, क्या अपने देश को आधिकारिक धर्म माना गया है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। दूसरा बी ऑप्शन, ये लोगों को रक्षात्मक कार्रवाई सिखाता है। यह भी इसके क्वेश्चन का सुटेबल आंसर नहीं है। यह धार्मिक आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है, ये तो कतई नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन आपके सामने, यह किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन का आंसर राइट जाता है डी ऑप्शन, इट अलो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यानी कि यह सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी धर्म का अपमान नहीं होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर धर्म के सिद्धांतों की अनुसरण उनके हिसाब से होने देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, किसी भी धर्म को निम्न दर्जा नहीं दिया जाता। तो भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत के अंदर सभी धर्मों को धर्म के हिसाब से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यस, नेक्स्ट आपके सामने स्लाइड पर 39 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है? तो निम्नलिखित में से किस मामले में भारत दुनिया में सबसे निचले देश? बेटा एक बात ध्यान रखना, भारत आज विश्व गुरु के पटल पर जा रहा है, भारत हर सेक्टर में डेवलप हो रहा है, लेकिन भारत आज भी कुछ मायने में पिछड़ा हुआ है और ये हम किसी भी समस्या को ऐसे बातों से झुठला नहीं सकते। आज भी भारत में कुछ सेक्टर के अंदर कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए और हम प्रयास कर रहे हैं और आगे इन समस्याओं का समाधान भी हम कर लेंगे। आज भारत इंटरनेशनल लेवल पर 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ रही है। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है ए, द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, या लिटरेसी यानी साक्षरता में, या सी ऑप्शन आता है आपके मेन शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 10%, राज्य की विधानसभाओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। वुमेन शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%, यानी कि यहाँ पर देखो बेटा, एक तरफ यहाँ पुरुषों का नाम दे दिया और एक तरफ यहाँ पर महिलाओं का नाम दे दिया। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में चूज करना है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मीन्स यहाँ वुमेन की जो स्थितियां है स्टेट असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी 2009 की
अगर हम चर्चा करें तो उस समय विधानसभा का क्षेत्र जो है वह आपके 5% भाग ही माना गया है। तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह 5% ही है। तो विश्व लेवल पर आज हम देखते हैं पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेट यानी कि उनका योगदान जो है वह कम दिखाई दे रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा महिला साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि वुमेन एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए। महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वुमेन पावर को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस हर सेक्टर के अंदर उन्हें राइट मिले, तो विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं विधानसभा के अंदर 5% भाग है, अगर पार्लियामेंट्री की बात करूं मैं 2009 की इलेक्शन की बात करें तो वहां पर 10% के ऊपर जो है वुमेन पावर जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर विधानसभा की बात हो रही है। एक क्वेश्चन ये भी आ जावे सपोज कि लोकसभा के अंदर 2009 की लोकसभा चुनाव के हिसाब से महिलाओं का जो है वो किस प्रकार से परसेंटेज निकल कर आता है लोकसभा के अंदर, तो यहाँ पर वो 10% अपर 10% आ जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यस, क्या है क्वेश्चन? वन विच द फॉलोइंग आइडियाज इज कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड, यानी सांप्रदायिक राजनीति निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति का मतलब समझिए पहले तो आप। यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स ये किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति का मतलब होता है जब किसी एक रिलीजन्स को ज्यादा सपोर्ट किया जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, जब किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिया जाए, तो ऐसे में वहां पर अन्य धर्मों का अपमान हो जाता है, अनादर हो जाता है, इंसल्ट हो जाती है। और ऐसे में कहते ये हैं कि जिस धर्म को नीचा दिखा दिया गया तो वहां पर यहाँ पर आपके कम्युनल पॉलिटिक्स हो जाती है, यानी सांप्रदायिक राजनीति हो जाती है। हम एक ऐसे देश से रहते हैं आते हैं जहां पर हर धर्म को समान दर्जा दिया गया है, हर धर्म को इक्वल राइट दिया गया है, हर धर्म के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने नन ऑफ द गिव यानी दिए गए निम्न में से कोई नहीं है। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस यहाँ पर धार्मिक रूढ़ियों को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन क्षमताओं के आधार पर वोट बैंक बढ़ाना। और डी ऑप्शन आपके एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचा माना जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात मैंने अभी बताई दिया आपको। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब एक धर्म को उच्च मान ले, दूसरे धर्मों को नीचा मान ले। तो यहाँ एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचा मान ले जाए। वन रिलीजियन ऑफ कंसिडर द एम्पियर देन द अदर्स, यानी कि एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचे मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। यस, क्या है? कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डन बेस्ड ऑन, बाल लिंग अनुपात की गणना निम्न में आधार पर की जाती है। बाल लिंग अनुपात की गणना निम्न के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वह देख लिया होगा आपने कि कहाँ पर किसका आंसर बन सकता है। यहाँ आपको कैलकुलेशन बताना है चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में, बाल लिंग अनुपात के बारे में। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे स्क्रीन बोर्ड पर। एवरेज ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों दोनों का औसत। क्या बाल लिंग अनुपात जो है वो लड़के लड़कियों का आधार पर? नहीं, यहाँ पर एक आंकड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स पर नंबर्स ऑफ बॉयज एंड, लड़कों की संख्या पर लड़कियों की संख्या। नहीं, यहाँ लड़कियों की संख्या पर लड़कों की संख्या पर लड़कियों की रहेगी, लेकिन यहाँ नंबर्स नहीं बताई हुई अभी तक। नेक्स्ट सी, नंबर ऑफ बॉयज चिल्ड्रन पर 1000 गर्ल्स, यानी प्रति 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या। यस, इसके बाद क्या आ रहा है? नंबर्स ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर नजर आ गया होगा। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए देखो, यहाँ पर आपको नंबर के रूप में नहीं दिया गया है, या वर्ड के हिसाब से आपके सामने दिया गया प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो बेटा हमारे देश के अंदर लड़कियों का जो सेक्स रेशियो है वह कम है, तो गर्ल यहाँ पर कम
नंबर्स में है, यहाँ बॉयज की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, लड़कों की 1000 संख्या पर महिलाओं की यानी कि लड़कियों की संख्या बताई जाती है। यहाँ प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज यानी कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये कहलाता है आपके बाल लिंग अनुपात। तो स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या है इसमें, द शेड्यूल कास्ट आर कॉमनली नो एज, यानी अनुसूचित जाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुसूचित जाति को क्या नाम दिया जाता है, दलित या सुपीरियर श्रेष्ठ या ओबीसी या आदिवासी। अब बताइए, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है अनुसूचित जाति है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति होती ना तो आदिवासी हो जाता है, यहाँ अनुसूचित जाति है तो यहाँ पर आपको दलित यानी कि ये शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित नाम दिया गया है। यस, शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, राजनीति में जाति पर ध्यान कभी कभी यह आभास दे सकता है कि, राजनीति के अंदर जाति पर ध्यान कभी कभी यह आभास दिला सकता है कि राजनीति के अंदर अगर जाति हो रही है तो इससे में अपन को क्या महसूस होता है, आपकी खुद की क्या इस पर सोच है। चुनाव पूरी तरह जाति के बारे में है और कुछ नहीं। सही बात है, क्योंकि जब राजनीति में कास्ट सिस्टम यानी पॉलिटिक्स के अंदर अगर कास्ट को ज्यादा डेवलप किया जाएगा, अगर कास्ट को पॉलिटिक्स में ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, फोकस किया जाएगा इनके ऊपर, तो ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट जाता है, इलेक्शन आर ऑल अबाउट द कास्ट एंड नथिंग एल्स, यानी कि इसमें चुनाव पूरी तरह जाति के बारे में बताया गया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन जो है वो राइट जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन बोर्ड पर आपकी स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 44। यस, क्या कहता है ये क्वेश्चन? शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल गवर्नेंस was introduced by which the constitutional amendment, तो शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया जाता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखो, आपको पूछने का एक तरीका थोड़ा सा बदला है। शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पेश किया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका जाता है ऑप्शन इन। यस, नेक्स्ट यहाँ पर आप चलते हैं नेक्स्ट 45। तो यहाँ पर फिल इन ब्लैंक में ग्रुप्स इन आवर कंट्रीज हैव अर्जेड द मोस्ट ऑफ द विक्टिम, यानी कि हमारे देश के अंदर समूहों में तर्क दिया गया है कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों के अधिकांश पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर ऐसे कौन सा समूह है जो ये कह रहा है मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपके सामने फिल इन ब्लैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। क्वेश्चन आपके इतने ही हैं। आगे की क्लास और ज्वाइन करेंगे। अगले लेसन के अंदर अगले प्रॉब्लम के बारे में, अगले डाउट के बारे में आपको और इजीली तरीके से समझाएंगे। गुरुन ऑनलाइन क्लास में आप सबका इसी प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। गुरुन ऑनलाइन क्लास आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। 4.0 रीलोडेड आपके लिए। यस, थैंक यू।